हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ इस लेक्चर का आप टाइटल देख पा रहे हैं, न्यूबॉर्न टू एचआईवी पॉजिटिव मदर। इसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि न्यूबॉर्न टू एचआईवी पॉजिटिव मदर यानी कि अगर मां को एचआईवी इन्फेक्शन हो, मां अगर एचआईवी पॉजिटिव हो तो उस कंडीशन में उसके न्यूबॉर्न पे, उस बच्चे पे क्या इफेक्ट आ सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर और आफ्टर प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले। ठीक है, एचआईवी और एचआईवी के बारे में आपने पहले से पढ़ रखा होगा कि सर एचआईवी क्या होता है, कि एक वायरस है, आरएनए वायरस है, जो कि आपका जो इन्फेक्शन है, मेनली मैं बोल सकता हूं इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करता है। इसकी वजह से उसमें रिपीटेड या रिकरेंट उसमें इन्फेक्शन होते हैं। ये मेनली प्रॉब्लम हम एचआईवी के साथ देखते हैं, क्योंकि बच्चा कैसा है या फिर जो क्लाइंट है वो कैसा इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है। ठीक है, लेकिन हम इस लेक्चर में ये पढ़ने वाले हैं कि अगर मां एचआईवी पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में बच्चे पे कौन कौन से इफेक्ट आ सकते हैं, ऐसी कौन कौन से जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है जिसकी वजह वो बच्चा एचआईवी से इन्फेक्टेड हो सकता है। अगर उस बच्चे में एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ तो एज बट ऐसे कौन कौन से डायग्नोस्टिक टूल्स है, ऐसे कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जिससे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, रूल आउट कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि उस बच्चे को भी क्या हुआ है, एचआईवी हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर बच्चे में एचआईवी हुआ है, अगर चिल्ड्रंस में एचआईवी हुआ तो एचआईवी की कौन कौन सी जो प्रेजेंटेशन है, कौन कौन सी फाइंडिंग्स है, कौन कौन सी स्टेजेस है जो कि हम एचआईवी पॉजिटिव चिल्ड्रंस के अंदर मेनली देखते हैं, ये सारा हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सब लोग इसको अच्छे से सुनोगे। अगर आप अच्छे से सुनोगे तो जरूर आपको कुछ ना कुछ इसमें से नई चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमें एचआईवी पॉजिटिव मदर से होने वाले बच्चे में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है या कौन कौन से डायग्नोस्टिक टूल्स है जो हम यूज करते हैं, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं न्यूबॉर्न टू एचआईवी पॉजिटिव मदर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले ये एचआईवी। ठीक है, ये एचआईवी क्या है, तो आप सबको पता है कि सर ये एचआईवी और एचआईवी एक वायरस है, एचआईवी। ठीक है, ह्यूमन इम्यून वायरस, ये आप सब लोग जानते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो कि आपका क्या करता है, इम्यून सिस्टम को कम करता है। इसकी वजह से उसमें क्या होता है, अपोसिटिक इन्फेक्शन होते हैं, और जब अपोसिटिक इन्फेक्शन होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये सब लोग आप पढ़ चुके हो, ये बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैंने ब्रीफली बोल दिया कि एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो कि एक रिट्रोवायरिडी फैमिली का मेंबर है। किसका बेटा, रिट्रोवायरिडी। तो कई बार क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है एचआईवी, तो रिट्रोवायरिडी, रिट्रोवायरिडी फैमिली। इसका जीनस कौन सा होता है, तो लेंटी वायरस जीनस बिलोंग टू, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, बिलोंग टू लेंटी वायरस, लेंटी वायरस जीनस। जीनस कौन सा बेटा, लेंटी वायरस जीनस। ठीक है, इसके अलावा ये एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। कैसा होता है बेटा, एचआईवी एक सिंगल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, तो ये आपने पढ़ा हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार यहीं से आ जाता है कि सर एचआईवी और एचआईवी वायरस है वो कैसा होता है, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है, पहली बात। दूसरी, इसकी फैमिली कौन सी होती है, तो रिट्रोवायरिडी फैमिली होती है। जीनस तो कभी कभार पूछ लेता है, फिर भी मैंने बता दिया लेंटी वायरस जीनस ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से आप याद रखना बेटा, पहला रिट्रोवायरिडी फैमिली और दूसरा आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। ठीक है, और नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर एक बच्चे में जो कि बर्थ हुआ है उस मां के साथ जो कि एचआईवी पॉजिटिव थी, तो उस कंडीशन में उस न्यूबॉर्न में आप क्या देखोगे। तो समझना बात को ध्यान से, अगर इन बच्चों का मैं डायग्नोसिस करूं, तो मैं ऐसा देखूंगा कि ये सारे बच्चे मुझे कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। अब समझना बात को, सर पॉजिटिव क्यों मिलेंगे, क्योंकि मुझे डायग्नोस्टिक टेस्ट में पॉजिटिव मिलेंगे। सर ऐसा क्यों होता है, समझना बात को ध्यान से। इससे पहले मैं आपको ले चलता हूं इम्यूनोग्लोबुलिन की ओर, और उसमें भी मेनला आईजीजी। और आप सबने पढ़ा है कि आईजीजी एक सिंगल मोस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है ह्यूमन बॉडी में जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। क्रॉस प्लेसेंटा या प्लेसेंटा क्रॉस, ऐसे लिख देता बेटा, क्रॉस प्लेसेंटा कि प्लेसेंटा को क्या करती है बेटा, क्रॉस करती है। ठीक है, दूसरा आपने आईजीजी का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा होगा कि आईजीजी होती है वो मेनली मुझे क्रोनिक इन्फेक्शन में देखने को मिलती है। चाहे आपको क्रोनिक इन्फेक्शन बोले, चाहे आपको रिकरेंट इन्फेक्शन बोले, एक ही बात है। रिकरेंट का मतलब बार बार, क्रोनिक का मतलब लगातार होगा। ठीक है, रिकरेंट रिकरेंट इन्फेक्शन बोले, चाहे फिर मैं आपको बोलूं कि सेकेंडरी इम्यूनाइजेशन, सेकेंडरी इम्यूनाइजेशन। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि सेकेंडरी इम्यूनाइजेशन, रिकरेंट इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन बढ़ती है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। कौन सी बेटा, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी के दो मैंने मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, पहला प्लेसेंटा को भी क्रॉस करती है, दूसरा ये क्रोनिक इन्फेक्शन में, यानी क्रोनिक इन्फेक्शन का मतलब है कि लगातार इन्फेक्शन प्रेजेंट है, दूसरा रिकरेंट इन्फेक्शन एक बार हुआ उसके बाद वापस हुआ, तीसरा सेकेंडरी इम्यूनाइजेशन। सेकेंडरी इम्यूनाइजेशन बोलो तो आप नेक्स्ट टाइम सपोज करो सेकंड डोज लगा रहे हो या बूस्टर डोज लगा रहे हो, ठीक है, तो सेकेंडरी इम्यूनाइजेशन यानी कि दूसरी बार। इसका मतलब सेम इम्यूनाइजेशन में भी हम क्या सपोज करो कि कोई आप लाइव वैक्सीन आप लगा रहे हो, तो लाइव वैक्सीन जब आप लगाओगे, जब दूसरी डोज दोगे, इसकी मतलब आपकी बॉडी में सेकंड टाइम क्या हुआ है, वो इन्फेक्शियस मटेरियल आपने बॉडी में एंटर करवाया, इसका मतलब सेकंड इन्फेक्शन। सेकंड इन्फेक्शन वैसा ही होता है जैसे प्रॉपर्टी किसकी होती है, रिकरेंट इन्फेक्शन की। चाहे इन्फेक्शन दोबारा हो रहा हो, चाहे उस लाइव वैक्सीन को आपने दोबारा लगाया हो, है तो बात वही, क्योंकि बॉडी के अंदर तो वो एंटीजन क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ आपका, रिकरेंट इम्यूनाइजेशन, रिकरेंट इन्फेक्शन हुआ आपका, क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ, इस कंडीशन में इम्यूनोग्लोबुलिन जी बढ़ती है। यहां मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं इस क्रॉस प्लेसेंटा से, कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी है वो क्या करती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। अब मैं आपसे पूछूं कि सर जो एचआईवी है वो एचआईवी भी एक क्रोनिक इन्फेक्शन है, एचआईवी है वो भी एक क्रोनिक इन्फेक्शन है, यानी जिसको एचआईवी हो गया, अब उसको एचआईवी को आप क्या नहीं कर सकते, ट्रीट कंप्लीटली तो नहीं कर सकते, क्योर तो नहीं कर सकते आप उसको, ठीक है, एक बार जो हो गया वो तो हो गया। इसका मतलब ये लगातार रहेगा, मतलब ये कैसा क्रोनिक इन्फेक्शन है, और क्रोनिक इन्फेक्शन है तो इसमें क्या बनेगा, आईजीजी बनेगा। किसके खिलाफ बनेगा, किसके खिलाफ बनेगा, इस एचआईवी के खिलाफ। तो मैं कह सकता हूं एंटी एचआईवी इम्यूनोग्लोबुलिन जी बनेगा, यानी इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनती है, इम्यूनोग्लोबुलिन बनती है, वो कौन सी बनेगी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी बनेगी। किसके खिलाफ, एंटी एचआईवी, एचआईवी के खिलाफ इम्यूनोग्लोबुलिन जी बनेगा। लेकिन बनेगा किसमें, किसमें बनेगा बेटा, तो हम कह सकते हैं मदर में, क्योंकि क्रोनिक इन्फेक्शन किसमें था, मदर में। अब मैं आपसे कहूं
कि मदर में जब एंटी एचआईवी इम्यूनोग्लोबुलिन जी प्रेजेंट है, लेकिन ये आईजीजी तो आप कह रहे हो सर प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। अब वो आईजीजी चाहे किसी के खिलाफ हो, चाहे टोक्सोप्लाज्मोसिस के खिलाफ थी आईजीजी, चाहे रूबेला के खिलाफ आईजीजी प्रेजेंट थी, चाहे मैं कहूं कि इस बच्चे में एचआईवी, मदर में एचआईवी के खिलाफ आईजीजी प्रेजेंट है, तो कोई किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ इम्यूनोग्लोबुलिन जी अगर प्रेजेंट है तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन जी प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी, और प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी तो कहां जाएगी? प्लेसेंटा को क्रॉस करके तो कहां जाएगी? तो मदर से जाएगी वो फीटस की ओर। मदर से किधर जा सकती है बेटा? वो फीटस की ओर, और फीटस में जाएगी, और फीटस में क्या जाएगा? इम्यूनोग्लोबुलिन जी जाएगा। इसका मतलब ये बच्चा जैसे बर्थ होगा, यानी बच्चे का जब बर्थ होगा, यानी जो न्यूबॉर्न है, इस न्यूबॉर्न्स में मैं अगर इम्यूनोग्लोबुलिन जी को डिटेक्ट करूं तो क्या मैं डिटेक्ट कर सकता हूं? सर बिल्कुल हम कर सकते हैं, क्योंकि ये आईजीजी है वो मदर से प्लेसेंटा के वाया क्रॉस करके फीटस में गई, और न्यूबॉर्न बेबी में क्या प्रेजेंट है? इम्यूनोग्लोबुलिन जी प्रेजेंट है, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन जी कहां से आई थी? मदर से, क्योंकि मदर से आईजीजी क्रॉस कर सकता है। इसका मतलब इस बच्चे में अगर मैं आईजीजी को डिटेक्ट करूं तो वो कैसे मिलेगी? मुझे पॉजिटिव, और जब एंटी एचआईवी आईजीजी पॉजिटिव मुझे मिलेगी तो मैं कह सकता हूं कि क्या वो बच्चा कैसा है? सर डायग्नोस है, या फिर मैं कह सकता हूं कि क्या उसमें एचआईवी इन्फेक्शन है? तो शायद आप बोलोगे कि सर हां उसमें एचआईवी इन्फेक्शन है, पर ऐसा नहीं। ऐसा क्यों नहीं है? समझना बात को ध्यान से, कि अगर ये आईजीजी जो कि इस न्यूबॉर्न में प्रेजेंट है वो मैटरनल ओरिजिनेटेड है या फीटल ओरिजिनेटेड है, ये हम अभी कंफर्म नहीं कर पाए कि मां से बनी है या फिर उस बच्चे से आई है, ये हमने कंफर्म नहीं कर पाते किससे? इस आईजीजी से। क्यों? सपोज करो कि एक न्यूबॉर्न बेबी जिसमें एचआईवी का इन्फेक्शन सपोज करो हो गया, एचआईवी का इन्फेक्शन सपोज करो 8 बट हो गया, ठीक है, 8 बट आईजीजी का सॉरी एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ। एचआईवी का इन्फेक्शन होने के बाद जब एचआईवी कैसा क्रोनिक इन्फेक्शन है, तो इनिशियल तो उसमें आईजीएम बना, कौन सा बना? एंटी एचआईवी आईजीएम। यानी कि मैंने आपको पता होगा कि सर जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है आईजीएम, मैं कह सकता हूं कि आईजीएम होता है वो आपको प्राइमरी इन्फेक्शन में मिलता है। किसमें बेटा? प्राइमरी इन्फेक्शन में, यानी फर्स्ट टाइम जो इन्फेक्शन होता है प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन में जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनती है वो कौन सी आती है बेटा? इम्यूनोग्लोबुलिन एम आती है। सपोज करो उस बच्चे में आईजीएम है, लेकिन वो कैसा है? एचआईवी इन्फेक्शन तो क्रोनिक है, और क्रोनिक है तो इस एंटी एचआईवी आईजीएम के बाद उसमें एंटी एचआईवी आईजीजी भी बन गया। क्या बन गया? एंटी एचआईवी आईजीजी भी बन गया। जब बच्चे में एंटी एचआईवी आईजीजी बना, लेकिन ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि ये जो आईजीजी है वो फीटल ओरिजिनेटेड है या मैटरनल ओरिजिनेटेड है। यानी ये या तो बच्चा खुद बना सकता है, क्योंकि उसमें भी क्या हुआ? इन्फेक्शन हुआ, क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ, तो बच्चे के इम्यून सिस्टम ने भी इम्यूनोग्लोबुलिन जी बना दिया। दूसरा, ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी मदर से भी आ सकता है, तो मैं ये डिटेक्ट नहीं कर सकता कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी मैटरनल ओरिजिनेटेड है और फीटल ओरिजिनेटेड है। इसलिए हम एट बर्थ एंटीबॉडी के बेस पे, एट बर्थ एंटीबॉडी के बेस पे, किस पे बेस पे बेटा? एंटीबॉडी के बेस पे मैं ये डिटेक्ट नहीं कर सकता कि बच्चा एचआईवी पॉजिटिव है या फिर बच्चा एचआईवी नेगेटिव है। लेकिन उस बच्चे में एंटी एचआईवी इम्यूनोग्लोबुलिन जी तो प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो कहां से आया था? मदर से आया था। तो आपको बात जरूर समझ में आया होगा कि मां में क्रोनिक इन्फेक्शन था, इम्यूनोग्लोबुलिन जी बनी एचआईवी के खिलाफ, और वो इम्यूनोग्लोबुलिन जी प्लेसेंटा को क्रॉस करके किसमें आ गई? फीटस में। एट बर्थ अगर मैं उस बच्चे में एंटीबॉडी टेस्ट करता हूं, वो सारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो कि उस बच्चे में एचआईवी की एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं, वो ऐसा इनपुट टेस्ट में उसको हमें एचआईवी के खिलाफ जो एंटी एचआईवी इम्यूनोग्लोबुलिन जी वो कैसे मिलेगी? प्रेजेंट मिलेगी। लेकिन मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता कि वो बच्चा एचआईवी पॉजिटिव है या एचआईवी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि अगर फीटल ओरिजिनेटेड है, अगर बच्चे के इम्यून सिस्टम ने बनाई है तो उस कंडीशन में बच्चा पॉजिटिव है, लेकिन अगर मां से आई है तो वो बच्चा कैसा है? नेगेटिव है। लेकिन ये हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, ये हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि उस बच्चे में एचआईवी इन्फेक्शन है या फिर नहीं है। इसके लिए हम कौन कौन से डायग्नोस्टिक टूल्स है वो जनरली हम यूज करेंगे, तो इसके बारे में हम डायग्नोसिस में डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि हम एचआईवी पॉजिटिव को कंफर्म करने के लिए न्यूबॉर्न में या फिर हम कह सकते हैं कि मदर में या फिर ओल्डर चिल्ड्रंस के अंदर हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आप यही याद रखना कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो भी बच्चे एचआईवी पॉजिटिव मदर के साथ जिनका बर्थ होता है, उन बच्चों के अंदर आपको एंटीबॉडी क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन वो बच्चे एचआईवी पॉजिटिव है या पॉजिटिव है, ऐसा कोई भी सत्य वचन नहीं है, यानी कंफर्म नहीं कह सकता कि वो कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहला याद रखना कि ऑल न्यूबॉर्न यानी सारे बच्चे, all newborns with HIV positive mother, with HIV positive mother, ठीक है, उनमें क्या देखने को मिलेगी आपको? मैं कह सकता हूं एंटीबॉडी, या कह सकता हूं एंटीबॉडी फॉर HIV प्रेजेंट, या फिर मैं कह सकता हूं पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन बट ऑल बेबी हैव HIV पॉजिटिव, लेकिन सारे बच्चे HIV पॉजिटिव है, इज नॉट ट्रू। यानी कि ये सत्य नहीं है, ये सच वचन नहीं है कि सारे बच्चे HIV पॉजिटिव होंगे, ऐसा कंफर्म नहीं है। यानी ऑल न्यूबॉर्न्स विद HIV पॉजिटिव मदर एंटीबॉडी फॉर HIV पॉजिटिव, यानी कि उन बच्चों में, या मैं कह सकता हूं बेबी हैव एंटीबॉडी फॉर एचआईवी पॉजिटिव, उस बच्चे में एंटीबॉडी प्रेजेंट है किसके खिलाफ? उस एचआईवी के खिलाफ। लेकिन बट ऑल बेबी हैव एचआईवी पॉजिटिव, इट्स नॉट ट्रू, लेकिन सारे बच्चे एचआईवी पॉजिटिव है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों होता? समझना बात को ध्यान से कि ये जो एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा से क्रॉस करके मदर टू फीटस में आया था, ये उस बच्चे में कब तक प्रेजेंट हो सकता है? इसका मतलब क्या किसी बच्चे ने अगर मां से इम्यूनोग्लोबुलिन जी अगर ले लिया उस एचआईवी के खिलाफ, तो क्या हम उसको कभी भी लाइफ में हम इस एचआईवी इम्यूनोग्लोबुलिन जी के अकॉर्डिंग में नहीं कह सकता कि बच्चा पॉजिटिव है? तो सर कह सकता हूं। कब कह सकता हूं? तो मोस्ट ऑफ जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो कि मां से आई थी वो लगभग 6 से 12 महीने में डिसअपीयर हो जाती है। मोस्टली कब डिसअपीयर हो जाती है? 6 to 12 मंथ। अगर किसी बच्चे में मां से अगर फीटस में प्लेसेंटा को क्रॉस करके इम्यूनोग्लोबुलिन जी अगर उस बच्चे में आता है, तो वो लगभग 6 से 12 महीने में ऑलमोस्ट बच्चों के अंदर क्या हो जाती है? इम्यूनोग्लोबुलिन डिसअपीयर हो जाती है। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम पूछा जाए तो 18 महीने तक तो बिल्कुल हो ही जाएगा।
यानी मोस्टली तो कब तक हो जाता है 6 to 12 मंथ, लेकिन कुछ चिल्ड्रंस के अंदर वो 18 मंथ तक भी प्रेजेंट हो सकती है। लेकिन बियॉन्ड 18 मंथ इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो कि मैटरनल ओरिजिनेट है वो आपको बच्चे के सर्कुलेशन में नहीं मिलेगी। अगर 18 महीने के बाद के एज के बच्चों में अगर मैं इम्यूनोग्लोबुलिन जी डिटेक्ट करता हूं एंटी एचआईवी के खिलाफ, यानी एचआईवी के खिलाफ अगर आपको इम्यूनोग्लोबुलिन जी प्रेजेंट है आफ्टर 18 मंथ ऑफ एज, तो मैं कह सकता हूं कि अब बच्चा कंफर्म है कि बच्चा कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि अब जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी वो कैसी है, बच्चे के इम्यून सिस्टम ने फॉर्म की है। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी के अकॉर्डिंग मैं कब तक बच्चे को कंफर्म नहीं मान सकता, तो अप टू 18 मंथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 महीने तक नहीं मान सकता, क्योंकि ये जो एंटीबॉडी है वो 18 महीने तक उस बच्चे के सर्कुलेशन में क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि न्यूबॉर्न ऑफ एचआईवी पॉजिटिव में टेस्ट पॉजिटिव because maternal antibody persist up to 18 month of age। कितने महीने तक, 18 मंथ आफ्टर बर्थ या ऑफ एज, आफ्टर बर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब तक आप, अगर किसी बच्चे की मां में एचआईवी पॉजिटिव थी या एचआईवी का इन्फेक्शन था, तो उस बच्चे में कब तक मैटरनल ओरिजिनेटेड इम्यूनोग्लोबुलिन जी मिलेगी, तो आंसर याद रखना मैटरनल एंटीबॉडी परसिस्ट अप टू 18 मंथ आफ्टर बर्थ, यानी बच्चे में 18 महीने तक की एज में उस बच्चे में मैटरनल एंटीबॉडी प्रेजेंट हो सकती है। किसमें, बच्चे की बात कर रहा हूं, ना कि मैं मां की बात कर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसी में से आता है कि किस एज तक उस बच्चे में जो एंटीबॉडी है वो मैटरनल ओरिजिनेट रह सकती है। कौन सी एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, क्योंकि सिर्फ प्लेसेंटा को यही क्रॉस करती है। अगर इम्यूनोग्लोबुलिन एम प्रेजेंट है उस बच्चे में, किसके खिलाफ, इस एचआईवी के खिलाफ, तो वो मैटरनल ओरिजिनेट नहीं, वो कैसी है, फीटल ओरिजिनेट, या फिर मैं कह सकता हूं बच्चे के इम्यून सिस्टम ने बनाया। ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्लेसेंटा को क्रॉस करी थी वो कौन सी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडी कब तक परसिस्ट रहेगी एक बच्चे में जिसकी मां में एचआईवी का इन्फेक्शन था, तो आपका आंसर कितना होना चाहिए बेटा, अप टू 18 मंथ, यानी 18 महीने तक। मैक्सिमम बच्चों में तो ये लगभग 6 to 12 मंथ में डिसअपीयर हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम कब तक, 18 महीने। 18 महीने के बाद भी इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटी एचआईवी अगर बच्चे में प्रेजेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि बच्चे को क्या है, एचआईवी का इन्फेक्शन है। ये हम डायग्नोसिस में आगे फेर पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा जिन भी मदर में एचआईवी का इन्फेक्शन होता है, उनमें हमें थ्रू आउट प्रेगनेंसी यूएसजी की नीड होती है, यानी सीरियल यूएसजी करते हैं हम एवरी वीक। उस बच्चे में ग्रोथ रिटार्डेशन मैक्सिमम देखा जाता है। क्या बेटा, ग्रोथ रिटार्डेशन मैक्सिमम देखा जाता है, तो उस मदर में हमें यूएसजी, यानी मैं कह सकता हूं सीरियल यूएसजी, सीरियल अल्ट्रासोनोग्राफी स्क्रीनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू आइडेंटिफाई IUGR, यानी इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक मदर जिसको एचआईवी पॉजिटिव है, बताओ कौन सा जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो इंट्रा यूटेराइन लाइफ में मेनली यूज करते हैं। तो उस मदर में हम सीरियल यूएसजी, यानी उसमें थ्रू आउट प्रेगनेंसी हमें यूएसजी की नीड रहेगी, ताकि हम डिटेक्ट कर सके कि उस बच्चे में इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन तो नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, थोड़ा आप याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ जो ये बच्चे होते हैं वो एज बर्थ कैसे होते हैं बेटा, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। मोस्ट ऑफ जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो मैं कह सकता हूं जो न्यूबॉर्न में एसिम्प्टोमेटिक फॉर फर्स्ट सेवरल मंथ्स, यानी बहुत सारे महीनों तक। तो ये जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी सिम्टम्स भी नहीं देख सकता न्यूबॉर्न बेबी में, किसके, एचआईवी के। क्योंकि बच्चे कैसे रहते हैं, इसमें एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, क्योंकि जब इम्यून कॉम्प्रोमाइज होगा, जब इम्यूनिटी कम होगी, तब जाके इसमें क्या होंगे, इन्फेक्शन, और तब जाके हम क्या देखेंगे, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। तो इनिशियली ये कैसा होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं बेटा रूट ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट वन आता है रूट ऑफ ट्रांसमिशन। अगर मैं रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूं, तो मैक्सिमम जो पीडियाट्रिक एचआईवी इन्फेक्शन है, कि बच्चों में जो एचआईवी इन्फेक्शन होता है उसमें अप टू 90% केसेस होते हैं, वो जो इन्फेक्शन होता है वो मदर से आता है, चाहे तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आया हो, चाहे ड्यूरिंग लेबर आया हो, या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी, या सॉरी मैं कह सकता हूं आफ्टर बर्थ आया हो। ठीक है, तो मैक्सिमम यानी 90 अप टू 90% पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में अगर एचआईवी इन्फेक्शन है, तो वो एचआईवी इन्फेक्शन कहां से आया, मदर से आया। तो मैं कह सकता हूं अप टू 90% या अप टू 90% पीडियाट्रिक एचआईवी या चिल्ड्रंस में जो एचआईवी इन्फेक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम मदर, यानी कहां से आता है, वो मां से आता है। मेनली कहां से आता है, 90%, यानी 100 बच्चों में अगर एचआईवी का इन्फेक्शन है, तो उसमें 90 बच्चों को जो एचआईवी का इन्फेक्शन है वो किस वजह से हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि सर 90 बच्चों में वो इन्फेक्शन है वो मदर के वजह है। ठीक है, ये इन्फेक्शन कब हो सकता है, तो मैं कह सकता हूं इन यूट्रो, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है, इन यूट्रो हो सकता है। दूसरा मैं कह सकता हूं ये ड्यूरिंग लेबर हो सकता है। तीसरा मैं ये कह सकता हूं कि आफ्टर बर्थ, यानी बर्थ के बाद किससे हो सकता है, थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग भी हो सकता है, थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, यानी आफ्टर बर्थ किससे हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ब्रेस्ट फीडिंग से बीएचआईवी हो सकता है, ड्यूरिंग लेबर भी हो सकता है, और इन यूट्रो भी हो सकता है। ठीक है, इन यूट्रो ट्रांसमिशन है, ऐसा देखा गया कि मैक्सिमम 20 to 35% जो केसेस होते हैं, उनमें जो लगभग कितने 20 से 35% जो केसेस होते हैं, उनमें एचआईवी का इन्फेक्शन इन यूट्रस यानी थ्रू प्लेसेंटा हो सकता है। किसके वजह हो सकता है, थ्रू प्लेसेंटा के वजह हो सकता है।
लगभग 60 to 65% जो केसेस होते हैं उसमें जो इन्फेक्शन है वो ड्यूरिंग लेबर होता है। किससे होता है बेटा? ड्यूरिंग लेबर होता है, यानी जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो उस कंडीशन में हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग से भी कुछ चांसेस होते हैं, 10 to 15% जो केसेस होते हैं उसमें ब्रेस्ट फीडिंग से भी हो सकते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं बॉडी सिक्रेशन से भी हो सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूं ब्रेस्ट फीडिंग से भी हो सकता है और एंड बॉडी सिक्रेशन, क्योंकि सिक्रेशन में भी क्या होता है? एचआईवी का वायरस होता है। यानी अगर बच्चे को सपोज करो आपने किस किया है तो ड्यूरिंग किसिंग भी उसको क्या हो सकता है? एचआईवी का इन्फेक्शन, क्योंकि उसमें भी क्या आपका जो सलाइवा उसमें भी क्या प्रेजेंट है? एचआईवी वायरस प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो सिक्रेशन में आएंगे। ब्रेस्ट फीडिंग भी, ब्रेस्ट मिल्क है वो भी एक क्या मेमरी ग्लैंड का सिक्रेशन है। ठीक है, तो ड्यूरिंग लेबर अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमनली किससे होता है, मोस्ट कॉमनली किससे होता है बेटा? अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि मोस्ट कॉमनली जो इन्फेक्शन होता है वो किस फेज में होता है, तो ड्यूरिंग लेबर। कब होता है बेटा? ड्यूरिंग लेबर। तो मैं कह सकता हूं मोस्टली ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग डिलीवरी। क्वेश्चन कई बार यहां से पूछ लेता है आपको कि मेनली जो बच्चों में एचआईवी का इन्फेक्शन होता है वो कब होता है, तो ड्यूरिंग लेबर। कब होता है बेटा? ड्यूरिंग लेबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्यूरिंग लेबर। मोस्टली जो इन्फेक्शन होता है वो कब होता है? ड्यूरिंग लेबर। कब होता है बेटा? ड्यूरिंग लेबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्यूरिंग लेबर होता है। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछा जाऊं, सुनना बात को ध्यान से, इन यूट्रो यानी कि प्लेसेंटा के बाद ड्यूरिंग लेबर यानी मां और बच्चे का डायरेक्ट जो ब्लड का कांटेक्ट हो जाए ड्यूरिंग डिलीवरी और थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, यानी इन सब में जो इन्फेक्शन है वो मां से किधर आया था? बच्चे की तरफ आया था। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जो भी इन्फेक्शन मां से बच्चे को मिल रहा है उनको अपन क्या बोलते हैं? वर्टिकल ट्रांसमिशन। कौन सा बेटा? वर्टिकल ट्रांसमिशन। कौन सा? वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ या मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन चिल्ड्रन, आपको क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन चिल्ड्रन, की बच्चों में जो एचआईवी का ट्रांसमिशन होता है उसका मोस्ट कॉमन रूट क्या रहेगा? उसका मोस्ट कॉमन रूट क्या रहेगा? आपका आंसर होना चाहिए बेटा वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन में भी ड्यूरिंग कब देखने को मिलता है? मैक्सिमम वर्टिकल ट्रांसमिशन। और वर्टिकल ट्रांसमिशन में भी आपसे पूछा जाए कि मेनली कब देखने को मिलता है, तो आप कह सकते हो सर ड्यूरिंग लेबर। कब? ड्यूरिंग लेबर, क्योंकि इधर मैंने लिखा है कि लेबर के टाइम लगभग 60 to 65% चांसेस होते हैं किसके? एचआईवी के ट्रांसमिट होने के। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना, वर्टिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, आपके माइंड में सिर्फ वही चल रहा था कि अगर आपको मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन बोले तो जैसे ही आप ऐसा देखते हो वो भी आप एचआईवी देखते हो तो आपका आंसर सिर्फ एक ही जाता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। पर यहां बेटा क्वेश्चन जरूर पढ़ना, वो चिल्ड्रंस की बात कर रहा है या फिर एडल्ट की बात कर रहा है। हाँ, अगर वो मोस्ट कॉमन रूट ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन इन एडल्ट की बात करता तो मैं जरूर कह सकता हूं उसमें आंसर आपका जरूर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आता या सेक्सुअल ट्रांसमिशन आता। ये आप जरूर सही कर रहे हो क्वेश्चन, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने का ही तो खेल है। ठीक है, क्वेश्चन सही पढ़ा तो आंसर सही, क्वेश्चन ही गलत पढ़ा तो आंसर तो सही होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, पहला बात। अगर आपसे पूछा जाए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप क्या करोगे? भावनाओं में भेजोगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, समझना बात को ध्यान से, मैक्सिमम चांसेस ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन, मैक्सिमम चांसेस ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन, चाहे चिल्ड्रंस की बात करें चाहे एडल्ट की बात करें, समझना ध्यान से, मैक्सिमम चांसेस ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन। फिर आपको ऑप्शन में देगा बेटा वर्टिकल ट्रांसमिशन, दूसरा दे देगा आपको सेक्सुअली ट्रांसमिशन, तीसरा दे सकता है बाय किसिंग यानी कि बॉडी सिक्रेशन के कॉन्टेक्ट में, वैसा दे सकता है, और आपको चौथा दे सकता है ब्लड ट्रांसमिशन सपोज करो। ठीक है, तो फिर आप भावनाओं में भेज जाओगे और आप आंसर शायद फिर से सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करके आओगे। इसका क्वेश्चन का आंसर रहेगा मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ, अच्छा मैक्सिमम चांसेस, सॉरी मैक्सिमम चांसेस लिखना था मुझे, मैक्सिमम चांसेस ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन होता है बेटा आपका ब्लड ट्रांसमिशन। किससे? ब्लड ट्रांसमिशन से। आप सोचोगे ऐसा क्या है सर, ये तो हमने पहली बार सुना है, या हो सकता है सुना तो है लेकिन समझ में नहीं आया कि आप कहना क्या चाह रहे हो। समझना बात को ध्यान से, मैं कहना ये चाह रहा हूं, सपोज करो कोई एक एचआईवी पॉजिटिव मेल है। क्या है? एचआईवी पॉजिटिव एक मेल क्लाइंट, एचआईवी पॉजिटिव मेल क्लाइंट है, उसने 100 फीमेल के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट किया। पॉसिबल तो नहीं है पर किस्मत है बंदे की। सुनो, एचआईवी पॉजिटिव मेल है, उसने 100 फीमेल के साथ अगर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट किया तो कितनी फीमेल को क्या हो सकता है? एचआईवी हो सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक एचआईवी पॉजिटिव मेल ने 100 नॉर्मल फीमेल के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट किया तो सारे के सारे जो 100 फीमेल है वो एचआईवी से इन्फेक्ट हो जाएगी। पॉसिबल नहीं। वही अगर मैं बात करूं, इन 100 फीमेल जो कि कैसी थी? नॉर्मल थी, इन्होंने सेक्सुअल कॉन्टेक्ट नहीं किया, इनमें मैं एचआईवी पॉजिटिव का ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज करूं तो ये सारी की सारी फीमेल क्या हो जाएगी? एचआईवी पॉजिटिव हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं एचआईवी ट्रांसमिशन के वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होते हैं, ना कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मैक्सिमम जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, सॉरी मैक्सिमम जो एचआईवी इन्फेक्शन है वो किससे हो रहा है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो रहा है। अब आप समझ नहीं पा रहे हो कि सर ये क्या कह रहे हो, वापस से बोल देता हूं, एक बार समझो। मैं आपसे ऐसा कहूं कि अगर आप
100 एचआईवी पॉजिटिव क्लाइंट लेते हो, कितने बेटे 100 एचआईवी पॉजिटिव क्लाइंट अगर आप लेते हो तो उनमें से आपको ऐसा मिलेगा कि 90% जो क्लाइंट है या 90% जो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है उनमें किसी भी टाइप की ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री नहीं है, यानी उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एचआईवी नहीं हुआ था, उनको किससे हुआ था, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हुआ था। किससे हुआ था, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या सेक्सुअल ट्रांसमिशन से हुआ। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मोस्ट कॉमनली जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, मोस्ट कॉमनली जो एचआईवी का रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है कि इतना ज्यादा अनप्रोटेक्टेड सेक्स है कि उस वजह से क्या हो रहा है, एचआईवी इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर मैक्सिमम चांसेस की बात करूं तो मैक्सिमम चांसेस ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है कि अगर एचआईवी पॉजिटिव का ब्लड हम किसी नॉर्मल क्लाइंट को अगर ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उस कंडीशन में उस क्लाइंट को, उस पेशेंट को एचआईवी इन्फेक्शन होने का क्या रहता है, मैक्सिमम चांसेस रहता है। लेकिन उसका अगर हम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कराएं एचआईवी पॉजिटिव से तो शायद उसके अंदर चांसेस है वो क्या है, कम है। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि वो किसका पूछना चाह रहा है। अगर बच्चे का पूछना चाह रहा है तो जहां भी वर्ड चिल्ड्रन यूज किया तो चिल्ड्रन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए कहीं भी नहीं किया, आप गलत सोच रहे हो, इसका मतलब वो वर्टिकल ट्रांसमिशन है उसका आंसर, ठीक है, पहली बात। दूसरा, अगर आपको पूछा जाए कि एडल्ट में मेनली जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन एचआईवी का वो क्या रहेगा, तो आपका सेक्सुअल ट्रांसमिशन रहेगा। और तीसरा, आपका मैक्सिमम चांसेस होता है एचआईवी का किसके वजह रहता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा बेटा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कौन सा रहेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। चलो यहां तक आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं बेटा इसके रिस्क फैक्टर की ओर। रिस्क फैक्टर फॉर वर्टिकल ट्रांसमिशन, कि वर्टिकल ट्रांसमिशन के रिस्क कब है, यानी कब कब वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हाई मैटरनल वायरीमिया, कि अगर मां में वायरस का जितना ज्यादा लोड रहेगा, यानी जितनी एचआईवी वायरस की कॉपीज मदर के ब्लड में रहेगी, उतना ही ज्यादा चांसेस है कि मैटरनल टू फीटस में क्या हो सकता है, एचआईवी का ट्रांसमिशन हो सकता है इन यूट्रो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी या थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो पहला मैं कह सकता हूं बच्चा हाई मैटरनल वायरीमिया, हाई मैटरनल वायरीमिया मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर बेटा यही है। कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस मैटरनल टू चाइल्ड एचआईवी ट्रांसमिशन। क्वेश्चन समझना ध्यान से, क्वेश्चन कैसे पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। हमें क्वेश्चन से लड़ना है, हमें कितना पता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझना, बात को ध्यान से। अगर आपसे पूछा जाए कि हाई मैटरनल यानी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द मैटरनल टू चाइल्ड एचआईवी ट्रांसमिशन, कि ऐसा कौन सा एक सिंगल मोस्ट फैक्टर है जो जिससे मैक्सिमम चांसेस होते हैं मैटरनल टू चाइल्ड एचआईवी ट्रांसमिशन के, तब आपका आंसर क्या रहता है, हाई मैटरनल वायरीमिया, कि जितना मदर में एचआईवी वायरस का लोड रहेगा उतना ही ज्यादा चांसेस है कि उस बच्चे में क्या हो सकता है, एचआईवी का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर किसी बच्चे की प्रीटर्म डिलीवरी हुई है, प्रीटर्म डिलीवरी, ठीक है, प्रीटर्म में भी मैं बोल सकता हूं एडवांस प्रीटर्म, यानी लगभग अगर बच्चे में डिलीवरी है वो लेस देन 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से भी पहले हुई, वीक्स ऑफ जेस्टेशन, यानी कि जेस्टेशनल एज उस बच्चे की लेस देन कितनी है, 34 वीक है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। और कुछ कारण हो सकते हैं सर, हो सकते हैं कुछ कारण, लो बर्थ वेट भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, तो प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा मां के अंदर मेटरनल लो CD4 काउंट, ये आपने पढ़ा होगा CD4 काउंट, ठीक है। जो CD4 काउंट है टीएल पर जो सेल्स है, CD4 जो काउंट है जो मेनली एचआईवी में डिक्रीज होती है, अगर मां में वो भी कम है तो उस कंडीशन में भी रिस्क है। तो ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिससे एचआईवी मदर टू बच्चे में ट्रांसमिट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, पहला हाई मैटरनल वायरीमिया, दूसरा प्रीटर्म डिलीवरी, तीसरा लो बर्थ वेट, चौथा प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और पांचवा आपका मेटरनल लो CD4 काउंट। इनमें से सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका कौन सा रहेगा बेटा, हाई मैटरनल वायरीमिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्वेश्चन आपका यही से आएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अगर किसी बच्चे में सपोज करो मां में एचआईवी इन्फेक्शन था, अगर उस बच्चे को एचआईवी इन्फेक्शन हो गया, इनिशियल तो वो एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन बाद में उसमें क्या डेवलप होंगे, सिम्टम्स। तो कौन कौन से सिम्टम्स उस बच्चे में देखने को मिल सकते हैं, तो उसकी हम स्टेजिंग मेनली WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको अलग अलग स्टेज में बताया था कि अगर ये सारी फाइंडिंग है तो इसको स्टेज 1, 2, 3 और 4 मेनली 4 स्टेज में WHO ने इसको क्या किया, कैटेगराइज किया, ठीक है। तो WHO के अकॉर्डिंग कौन कौन से जो फाइंडिंग्स है उसका हम क्या करते हैं, क्लिनिकली स्टेजिंग के अंदर उसने कंसिडर किया है। तो हम नेक्स्ट वन हम बात करते हैं इसकी WHO की स्टेजिंग के बारे में, यानी मैं कह सकता हूं WHO क्लिनिकल स्टेजिंग ऑफ एचआईवी या फिर एड्स, किसके लिए, फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, मेनली किसके लिए बेटा, इन्फेंट और चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। कौन कौन सी क्लिनिकल स्टेज, तो इसके अंदर मेनली 4 स्टेज है, कितनी बेटा, मेनली 4 स्टेज। कौन कौन सी स्टेज है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेज फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता बेटा स्टेज फर्स्ट। WHO कहता है कि स्टेज फर्स्ट में मेनली, समझना, स्टेज फर्स्ट में मेनली मुझे या तो बच्चे मिलेंगे एसिम्प्टोमेटिक, क्या मिलते हैं, एसिम्प्टोमेटिक, और दूसरा या फिर उन बच्चों में लिम्फ एडिनोपैथी मिलता है, क्या मिलता है, लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं कि थ्रू आउट बॉडी के लिम्फ नोड अगर इन्वॉल्व होते हैं तो इसको जनरली वर्ड यूज करते हैं जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी, जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी, जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी कौन सी स्टेज में, स्टेज फर्स्ट में। क्वेश्चन यहीं से आता है कि जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी कौन सी क्लिनिकल स्टेज में देखा जाता है, आंसर रहेगा स्टेज फर्स्ट, ठीक है। सेकंड बढ़ते हैं अपन स्टेज सेकंड की ओर, कि स्टेज सेकंड में हमें क्या देखने को मिलेगा, स्टेज सेकंड में सबसे पहले देखने को मिलेगा मुझे हेपेटोमेगेली, हेपेटोस्प्लेनोमेगेली, ठीक
ठीक है, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली। उसके बाद इस बच्चे में इम्यून कॉम्प्रोमाइज होगा, इम्यून कॉम्प्रोमाइज होने के बाद इन्फेक्शन होना स्टार्ट करेगा। इस बच्चे में हिस्ट्री रहेगी रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मेनली, ठीक है। तो सेकंड वन कह सकता हूं। नेक्स्ट वन मिलेगा मुझे इसमें रिकरेंट इन्फेक्शन, रिकरेंट और क्रोनिक इन्फेक्शन, ठीक है। क्रोनिक इन्फेक्शन या तो बार बार होंगे या फिर वो इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हो सकते हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कह सकता हूं उसके अंदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कौन सा इन्फेक्शन बेटा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। सपोज दैट उस बच्चे में आपका मिडिल ईयर इन्फेक्शन ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। तो ये फाइंडिंग मुझे देखने को मिल सकती है किसमें, आपका रिकरेंट और क्रोनिक इन्फेक्शन में। इसके अलावा इस बच्चे में पैरोटिड ग्लैंड का भी क्या मिलेगा, एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, यानी पैरोटिड जो ग्लैंड है उसका भी क्या मिलेगा, एनलार्जमेंट। तो मैं कह सकता हूं पैरोटिड ग्लैंड इनलार्जमेंट, पैरोटिड ग्लैंड इनलार्जमेंट, ठीक है। इस बच्चे में मुझे जनरली ओरल अल्सर देखने को मिलेगी, क्या मिलेंगे बेटा, ओरल अल्सर, यानी कि माउथ की जो म्यूकोसा वो कैसी मिलेगी मुझे, डैमेज मिलेगी, कैसी मिलेगी, डैमेज मिलेगी। तो ओरल अल्सर इसके अंदर हो सकता है। इसके साथ इसके अंदर एंगुलर चिलाइटिस भी हो सकता है, एंगुलर चिलाइटिस, एंगुलर चिलाइटिस, यानी कि इसके अंदर मैं कह सकता हूं कॉर्नर ऑफ माउथ है वो भी क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा याद रखना बेटा आप कि इस बच्चे में हिपेटोस्प्लेनोमेगाली, पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिपेटोस्प्लेनोमेगाली कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है, फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट ये स्टेज देखने को मिलती है कौन सी बेटा, सेकंड में, ठीक है। इसके साथ इस बच्चे में ओरल अल्सर, ये बहुत वापस अगेन इंपॉर्टेंट कि ओरल अल्सर कौन सी में देखने को मिलता है, क्योंकि कंफ्यूजन ये रहेगा कि ओरल अल्सर किसमें देखने को मिल रहा है या ओरल कैंडिडियासिस किसमें देखने को मिलता है, यानी फंगल इन्फेक्शन भी एचआईवी में देखने को मिलता है। तो स्टेज सेकंड में आपका क्या रहेगा, ओरल इन्फेक्शन रहेगा, क्या रहेगा बेटा, ओरल इन्फेक्शन। तो ये कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग है जो कि हम स्टेज सेकंड ऑफ एचआईवी के अंदर जनरली देखते हैं अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। तो इसमें इंपॉर्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी स्टेज फर्स्ट में देखा था, स्टेज सेकंड में दो इंपॉर्टेंट है, पहला हेपेटोस्प्लेनोमेगाली और दूसरा आपका ओरल अल्सर, थोड़ा आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसकी स्टेज थर्ड की ओर। स्टेज थर्ड में मैं कह सकता हूं इस बच्चे में परसिस्टेंट देखने को मिलेगा मुझे डायरिया, क्या देखने को मिलेगा, डायरिया। तो मैं कह सकता हूं उसमें अनएक्सप्लेन्ड परसिस्टेंट डायरिया, यानी डायरिया किस वजह से हो रहा है ये मुझे नहीं पता, यानी कोई माल एब्जॉर्प्शन भी नहीं है और किसी भी टाइप की एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, यानी अनएक्सप्लेन्ड उसके अंदर मैं कह रहा हूं परसिस्टेंट अगर डायरिया देखने को मिलता है तो वो अपन जनरली कंसीडर करते हैं स्टेज थर्ड ऑफ एचआईवी, या कह सकता हूं मैं अनएक्सप्लेन्ड परसिस्टेंट डायरिया, यानी कि मोर देन 14 डेज, ठीक है। परसिस्टेंट डायरिया और क्रोनिक डायरिया, आगे जाके ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोनिक डायरिया। आप याद करो परसिस्टेंट डायरिया यानी मोर देन 14 डेज और क्रोनिक डायरिया मतलब मोर देन 1 मंथ, यानी 28 डेज, या मैं कह सकता हूं 4 वीक से ज्यादा, तो उसको अपन क्रोनिक डायरिया अपने डायरिया में डिस्क्राइब किया था, ठीक है। तो अनएक्सप्लेन्ड परसिस्टेंट डायरिया और क्रोनिक डायरिया किसमें देखने को मिलता है, स्टेज सेकंड में देखने को मिलता है। इसके साथ इस बच्चे में परसिस्टेंट फीवर भी रहेगा, परसिस्टेंट फीवर, हाँ रिकरेंट इन्फेक्शन स्टेज सेकंड में था, लेकिन परसिस्टेंट फीवर है वो कौन सी स्टेज में देखोगे आप, स्टेज थर्ड। स्टेज सेकंड में मैंने ओरल अल्सर बोला था, स्टेज सेकंड में मैंने ओरल अल्सर बोला था, स्टेज थर्ड में मैं ओरल कैंडिडियासिस बोलता हूं, क्या बोलूंगा बेटा, ओरल कैंडिडियासिस, यानी कैनेडिडा एल्बिकेंस का फंगल इंफेक्शन देखने को मिलता है। तो ओरल कैंडिडियासिस, अगर ओरल अल्सर की बात करें तो स्टेज सेकंड, और अगर ओरल कैनेडियासिस की बात करें तो स्टेज थर्ड। ओरल कैंडिडियासिस, ओरल कैनेडियासिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओरल कैंडिडियासिस कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है, तो आंसर कौन सा रहेगा, स्टेज थर्ड, जो कि कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से होता है, जो कि ये क्या बेटा, फंगल इन्फेक्शन, कैसा है, फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया, क्या देखते हैं, ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है सर। ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया क्या है, तो सर हेरी मतलब हेयर लाइक की, ल्यूकोप्लेकिया, ल्यूको मतलब जनरली ल्यूकोसाइड यानी डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट कलर से इसने लिया है कि सर इसमें मुझे व्हाइट कलर के थ्रेड लाइक, हेरी थ्रेड लाइक, यानी बाल जैसे छोटे छोटे व्हाइट कलर के रेसेस मुझे मेनली इनर साइड ऑफ द माउथ, यानी मेनली आपका मैं कह सकता हूं इनर साइड ऑफ द चिक या गम्स, या फिर मैं कह सकता हूं कि आपका लिप्स और इस जो एरिया अंदर, यानी मैं कह सकता हूं कि जो आपकी माउथ कैविटी है उसके अंदर मुझे क्या मिलेगा, हेरी ल्यूकोप्लेकिया देखने को मिलता है। वो जो कंडीशन है वो कौन सी स्टेज में देखता हूं, स्टेज थर्ड में। तो हेरी ल्यूकोप्लेकिया के रिगार्डिंग भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्या होता है, तो मैं कह सकता हूं ये व्हाइट कलर के होते हैं, कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के। दूसरा इनका जो ये कैसे होते हैं, हेरी लाइक, यानी बिल्कुल हेयर जैसे पतले, ठीक है, पेचेज, और थ्रेडनिंग, यानी कैसे, बिल्कुल धागे जैसे, रेसेस, रेसेस ऑन चिक, या तो ये चिक पे हो सकते हैं और या फिर ये टंग पे भी हो सकते हैं, यानी मेनली इंटरनल माउथ कैविटी, यानी माउथ कैविटी के अंदर मेनली जनरली आपको देखने को मिलते हैं ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया एचआईवी में तो देखते हैं, लेकिन कौन सी स्टेज में देखते हैं, तो स्टेज आपका आंसर रहेगा बेटा थर्ड स्टेज, कौन सी, थर्ड स्टेज, ठीक है। इस बच्चे में रिकरेंट इन्फेक्शन तो आपका हो रहा था स्टेज सेकंड में, इस बच्चे में मुझे देखने को मिलेगा बच्चा पल्मोनरी टीबी, पल्मोनरी टीबी अगेन इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी टीबी किसमें देखने को मिलेगी, इस बच्चे में मुझे माल न्यूट्रिशन भी देखने को मिलेगा। जब परसिस्टेंट इसके अंदर मैं कह रहा हूं अनएक्सप्लेन्ड परसिस्टेंट डायरिया है, तो इस कंडीशन में मुझे माल न्यूट्रिशन, और माल न्यूट्रिशन भी कैसा, अनएक्सप्लेन्ड माल न्यूट्रिशन, नहीं पता कि इसमें माल न्यूट्रिशन क्यों हो रहा है, बच्चा खा तो रहा था, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो नहीं थी। तो अगर आपसे पूछा जाए अनएक्सप्लेन्ड माल न्यूट्रिशन, वो भी कौन सी ग्रेड का, तो मेनली मॉडरेट का, अनएक्सप्लेन्ड मॉडरेट, कौन सा बेटा, मॉडरेट माल न्यूट्रिशन, मॉडरेट माल न्यूट्रिशन कौन सी स्टेज में, स्टेज थर्ड में। वही अगर आपसे पूछा जाए सीवियर माल न्यूट्रिशन, तो मैं कह सकता हूं कि वो कंडीशन कौन सी रहेगी, फोर्थ स्टेज रहेगी। तो स्टेज थर्ड में अनएक्सप्लेन्ड मॉडरेट माल न्यूट्रिशन। इसके साथ उस बच्चे में अनीमिया, अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया की, अनीमिया का क्या कारण है ये भी हमें नहीं पता है। तो ये जो फाइंडिंग है वो कौन सी स्टेज में देखते हैं, अपन स्टेज थर्ड में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन हम बढ़ते हैं बेटा स्टेज फोर्थ की ओर। इसमें थोड़ा पल्मोनरी टीबी को आप थोड़ा सा कंसीडर कर लेना, कभी क्वेश्चन पूछ ले तो पल्मोनरी टीबी है वो स्टेज थर्ड में आता है, ठीक है। बाकी थोड़ा स्पेशल है वो, आप ओरल कैंडिडियासिस,
ओरल कैंडिडियासिस, ओरल अल्सर, इन दो चीजों को थोड़ा जरूर याद रखना, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी और सेकंड के अंदर हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, इसको थोड़ा याद रखना। क्वेश्चन इसी में से आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आर कंसीडर्ड इन स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ, स्टेज स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ, ठीक है। या इनमें से कौन सा स्टेज थर्ड में देखा जाता है, या बताओ कि ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया वो कौन सी स्टेज में देखा जाता है। तो हमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज है या स्टेज के अकॉर्डिंग कौन सी फाइंडिंग है, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है बेटा स्टेज फोर्थ। नेक्स्ट वन कौन सी स्टेज आती है, स्टेज फोर्थ। स्टेज फोर्थ में सबसे पहला मैं बोलता हूं सीवियर वास्टिंग। इसमें जो माल न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है बेटा, सीवियर होता है। तो मैं कह सकता हूं सर सीवियर माल न्यूट्रिशन और सीवियर वास्टिंग देखने को मिलेगा। अब हमें ट्यूबरक्लोसिस, जो हमने टीबी की बात करी थी, अब मैं कह सकता हूं जो ट्यूबरक्लोसिस पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस था, अब उसको मैं कह सकता हूं सर एक्स्ट्रा पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। कैंडिडिया एल्बिकेंस बता था कि सेकंड स्टेज में ओरल अल्सर, थर्ड स्टेज के अंदर ओरल कैंडिडियासिस। अब की बार बोल रहा हूं इसोफेजियल कैंडिडियासिस की, अगर ये कैंडिडियासिस का इंफेक्शन, फंगल इंफेक्शन अगर इसोफेगस को हो जाए तो कौन सी स्टेज, स्टेज थर्ड, इसोफेजियल कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस, ठीक है। इसके साथ और क्या हो सकता है, तो और इस बच्चे में हो सकता है न्यूमोनिया, न्यूमोसिस्टिक न्यूमोनिया, न्यूमोसिस्टिक न्यूमोनिया, न्यूमोसिस्टिक न्यूमोनिया। और आपको पता है कि न्यूमोसिस्टिक न्यूमोनिया का पॉजिटिव एजेंट न्यूमोसिस्टिक जीरो, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। न्यूमोसिस्टिक, इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो इसके अंदर सीएनएस भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, सीएनएस इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। सॉरी आपका कौन सा, सीएनएस इन्वॉल्वमेंट, सीएनएस इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस है जो हम किसमें देखते हैं, स्टेज फोर्थ में देखते हैं। इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है ओरल कैंडिडियासिस, सॉरी इसोफेजियल कैंडिडियासिस किसमें देखते हैं, स्टेज फोर्थ में। कौन सी स्टेज, फोर्थ में। अगर आपसे पूछा जाए कि निमोनिया, निमोनिया कौन सी स्टेज में देखते हैं, वो भी कौन सा, न्यूमोसिस्टिक निमोनिया, ठीक है। तो वो जो निमोनिया वो भी अपनी स्टेज कौन सी रहेगी बेटा, फोर्थ रहेगी। कौन सी रहेगी, फोर्थ। सीएनएस इन्वॉल्वमेंट किसमें होता है, तो स्टेज फोर्थ में, यानी लेटर लाइफ में सीएनएस इन्वॉल्वमेंट भी एचआईवी से हो सकता है, ठीक है। न्यूमोसिस्टिक निमोनिया का आपको पॉजिटिव एजेंट पूछ सकता है, एजेंट कौन सा रहेगा, तो हम कह सकते हैं न्यूमोसिस्टिक जीरो वैसी और न्यूमोसिस्टिक कैरेनाइन निमोनिया, न्यूमोसिस्टिक कैरेनाइन, या फिर जीरो वैसी, जीरो वैसा, GERO, जीरो वैसा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेनली हम देखते हैं किसके साथ बेटा, न्यूमोसिस्टिक निमोनिया के साथ, ठीक है। तो ये स्टेज कौन सी है आपकी, फोर। तो मेनली जो क्लिनिकल स्टेज थी वो कितनी थी, मेनली 4 स्टेज थी। और 4 स्टेज में हमने अलग अलग पढ़ा था कि कौन सी स्टेज में आप क्या देखोगे। फर्स्ट स्टेज में इंपॉर्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी, सेकंड में इंपॉर्टेंट हेपेटोस्प्लेनोमेगाली और ओरल अल्सर, थर्ड स्टेज में आपका परसिस्टेंट फीवर, परसिस्टेंट डायरिया, ओरल कैंडिडियासिस और ओरल ल्यूकोप्लेकिया और पल्मोनरी टीबी, और लास्ट स्टेज में आपका इसोफेजियल कैंडिडियासिस और मेनली क्या, न्यूमोसिस्टिक निमोनिया भी, ठीक है। क्वेश्चन समझना ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए, सुनना ध्यान से, कि मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन इन एचआईवी, कि एचआईवी में मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन कौन सा देखा जाए, चाहे चिल्ड्रंस की बात करें और इवन एडल्ट की बात करें, तो दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर बेटा रहेगा निमोनिया। कि मेनली क्या देखने को मिलता है बेटा, निमोनिया। यानी आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका देखना, ठीक है, मौका ढूंढना। यहां मौका क्या था, इम्यून कॉम्प्रोमाइज, कि जैसे इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई, इम्यून कॉम्प्रोमाइज की वजह से कौन सा इन्फेक्शन मेनली देखने को मिलता है, तो निमोनिया। यानी कि मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन इन एचआईवी दैट इज निमोनिया, दैट इज निमोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। अगर सबसे ज्यादा अगर निमोनिया देखने को मिलता है, तो अगर आपसे क्वेश्चन घूम के ऐसा पूछा जाए कि सर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन विथ एचआईवी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन विथ एचआईवी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ अलग बात है, पर इन एचआईवी में मोस्ट कॉमनली डेथ का मेन कारण क्या है चिल्ड्रंस में, तो अगेन आंसर रहेगा आपका बच्चा निमोनिया। निमोनिया क्या रहेगा, निमोनिया रहेगा। यानी कि निमोनिया ही कारण है आपका किसका बेटा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ का। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन कौन सा है, तो निमोनिया। मोस्ट कॉमन कॉज क्या डेथ का, तो भी आपका आंसर रहेगा निमोनिया रहेगा, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा था हमें इस एचआईवी के बारे में, ठीक है। तो ये हमने स्टेजेस के बारे में भी पढ़ा था। एक स्टेजेस में एक पॉइंट में और लिख देता हूं, आपने पढ़ा होगा कपोसी सार्कोमा, एक पर्पलिश टाइप का ट्यूमर होता है, कपोसी सार्कोमा, ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 की वजह से। कौन सा, ह्यूमन हर्पीज वायरस 8। इसका मेनली जो एजेंट होता है, या पॉजिटिव जो एजेंट होता है, पॉजिटिव एजेंट वो कौन सा रहेगा, तो हम कह सकते हैं आपका ह्यूमन हर्पीज वायरस 8, HSV 8, ठीक है। और इस कपोसी सार्कोमा में क्या होता है, तो इसके अंदर मेनली हम कहते हैं कि पर्पल टाइप का, पर्पल पर्पलिश ट्यूमर, ठीक है, पर्पलिश ट्यूमर। पर ये है वो रेयरली होता है बच्चों में, रेयर इन चिल्ड्रंस, इसलिए मैंने इसको स्टेज फोर्थ में वैसे नहीं लिखा, पर आप कंफ्यूज हो गए कि सर आपने ये नहीं बोला है। वैसे जनरली WHO कपोसी सार्कोमा को एडल्ट में स्टेज फोर्थ में मानता है, लेकिन अगर आपसे कोई बात नहीं, अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कपोसी सार्कोमा, ठीक है, तो कपोसी सार्कोमा है वो किसके साथ देखने को मिलता है, तो कपोसी सार्कोमा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कपोसी सार्कोमा है वो आपका एचआईवी इन्फेक्शन के साथ देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार इसका एजेंट ह्यूमन हर्पीज वायरस फैमिली का 8
HSV8 इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो कैपोसी सार्कोमा ये बिनाइन परफनेस ट्यूमर होता है, ये भी क्वेश्चन आता है और ये रेयरली होता है चिल्ड्रंस में, बहुत ही कम देखने को मिलता है, इसलिए मैंने इसको जनरली स्टेज में कंसीडर नहीं किया है, पर फिर भी मैंने लिख दिया कि कैपोसी सार्कोमा अगर आपको कभी पूछा जाए तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए सर एचआईवी में देखते हैं ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 इसका पॉजिटिव एजेंट है। तो इस लेक्चर में हमने एचआईवी की एंटीबॉडी बच्चे में प्रेजेंट होती है तो कैसे उसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है या कौन-कौन से वर्टिकल ट्रांसमिशन के रूट्स हो सकते हैं और इसके साथ डब्ल्यूएचओ की क्लिनिकल स्टेजिंग के अकॉर्डिंग हम उस बच्चे को कौन सी स्टेज के अंदर रखते हैं या कौन-कौन सी फाइंडिंग है या कौन-कौन से जो सिम्टम्स है जो कि हम एचआईवी के साथ जनरली देखते हैं, इन सब के बारे में हमने डिटेल से क्या किया डिस्कस किया। तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक्स टू ऑल।